लास्ट क्लास में हम लोग लिनक्स पर डिस्कशन कर रहे थे कि लिनक्स क्या होता है। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके मुख्य भाग क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिनक्स के आर्किटेक्चर को और उसके फाइल सिस्टम को और उसके कुछ वर्जन्स हैं जो इम्पोर्टेंट वर्जन्स हैं उनको। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। शो हो रही है स्क्रीन? जी मैम। जी मैम। ठीक है, तो लिनक्स पे हम लोग डिस्कशन हो ही गया था कि किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो अब लिनक्स के वर्जन्स कितने अभी तक आ चुके हैं जब से लिनक्स डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, तो लिनक्स के अभी तक लगभग 600 से ज़्यादा वर्जन्स आ चुके हैं। अब आप बोलोगे कि 600 वर्जन्स हैं, इतने सारे वर्जन्स हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ में क्यों नहीं है, इतना पॉपुलर क्यों नहीं है। ठीक है, तो 600 वर्जन्स इसलिए क्योंकि मैंने बताया था कि ये क्या है, हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग इसके कोड को कस्टमाइज़ कर सकता है, जिस तरीके के फंक्शन उसको परफॉर्म करने हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसमें कई तरीके के वर्जन्स हैं, बिगनर से लेके एडवांस तक के वर्जन्स हैं। ठीक है, जो बिगनर्स हैं, जो नए यूज़र्स हैं, जैसे आप नए यूज़र्स हैं, मैं भी नई यूज़र्स हूँ क्योंकि मैंने भी लिनक्स का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया है। ठीक है, तो हमारे बिगनर के अकॉर्डिंग उसमें होंगे फीचर्स उसके कि क्या क्या फंक्शंस बिगनर्स को आने चाहिए, लिनक्स की क्या बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं जो बिगनर्स को आनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वर्जन्स हैं। फिर एडवांस वर्जन्स हैं, इंटरमीडिएट वर्जन्स हैं, है ना। तो इसी तरीके से कुछ प्रमुख वर्जन्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सभी को नहीं लिया है, जो पॉपुलर वर्जन्स हैं जिनका ज़्यादातर यूज़ होता है उन्हीं को कुछ को लिया है। तो जैसे कि रेड हैट एंटरप्राइज है, उबंटू लिनक्स है, लिनक्स मिंट, आर्च लिनक्स, डेबियन, फेडोरा। तो ये सब जो मैंने नाम लिए हैं, ये नाम कभी सुने हैं आप लोगों ने? ये सारे लिनक्स के वर्जन्स हैं। चलिए ठीक है, नहीं सुना है। तो पहला है डेबियन। ठीक है, डेबियन क्या है, एक यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स क्या है ये भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि यूनिक्स बेस्ड हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले यूनिक्स हमारा डेवलप हुआ था और उसी के आधार पर हमने लिनक्स को डेवलप किया था। ठीक है, ये क्या है, पूरी तरह से फ्री सॉफ्टवेयर पैकेजेस के द्वारा निर्मित है। ठीक है, ओपन सोर्स है हमारा लिनक्स, सारे जितने भी इसके वर्जन हैं सभी फ्री हैं। ठीक है, यह प्रोजेक्ट 1993 में लैन मॉर्डॉक के द्वारा शुरू किया गया था। डेबियन की स्टेबल रिलीज पर्सनल कंप्यूटर्स और नेटवर्क सर्वर्स के लिए बहुत पॉपुलर है। ठीक है, डेबियन की स्टेबल रिलीज मीन्स कि जो उसकी रिलीज़ हुआ था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ हुआ था, ठीक है, जो अभी तक है, अभी तक इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से आया था, एक पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए और एक नेटवर्क सर्वर्स के लिए। तो पर्सनल कंप्यूटर्स तो आप लोग सभी समझ रहे हैं, जो लैपटॉप हम यूज़ करते हैं, जो जिसका पर्सनल यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे मैं यूज़र हूँ, आप यूज़र हैं, तो आपके पास आपका सिस्टम है, मेरे पास मेरा सिस्टम है। तो ये इस तरीके के सिस्टम्स क्या हो जाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क सर्वर्स क्या हैं, नेटवर्क सर्वर्स वो सर्वर्स, ठीक है, ये भी एक तरह के कंप्यूटर सिस्टम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, नेटवर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, नेटवर्क रिलेटेड फीचर्स होते हैं, फंक्शनैलिटीज़ होती है। ठीक है, नेटवर्क जैसे इंटरनेट, लैन, मैन, वैन, है ना, जिस भी तरीके के नेटवर्क का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितने भी फीचर्स हैं, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे एक्सेस करना है, या उस तरीके के सर्वर्स को कैसे मैनेज करना है, तो वो सर्वर्स किसके थ्रू चलते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जहाँ से नेटवर्क को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है उबंटू। उबंटू क्या है, हमारा डेबियन बेस्ड फ्री एंड ओपन सोर्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये भी किस पे बेस्ड है, डेबियन पे बेस्ड है उबंटू। उबंटू आज के टाइम में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल मैक के बाद ये तीसरा सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, विंडोज़ यूज़ करते हैं, मैक यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स का सबसे पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है उबंटू। ठीक है,
यह डिस्ट्रीब्यूशन डेस्कटॉप, सर्वर और क्लाउड 3 वर्जन्स में अवेलेबल है। ठीक है, डेस्कटॉप क्लियर है क्या है, सर्वर भी जहाँ तक अभी क्लियर हो ही गया है। अब क्लाउड पे आते हैं, तो क्लाउड क्लियर है। क्लाउड क्या होता है? वंदना, यस मैम। हाँ, क्या होता है क्लाउड? मैम मैम ये एक तरह से मैम स्टोरेज ही होता है। स्टोरेज होता है ना। ठीक है, तो कैसा स्टोरेज होता है ये? कंप्यूटर के लिए होता है, कंप्यूटर सिस्टम स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर के लिए होता है। वर्चुअल स्टोरेज कहेंगे इसको हम, क्लाउड को वर्चुअल स्टोरेज। ठीक है, ये किसके थ्रू यूज़ किया जाता है? इंटरनेट के थ्रू यूज़ किया जाता है। विदाउट इंटरनेट आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लाउड की सर्विसेज हमको किसके थ्रू मिलती हैं? जीमेल के थ्रू हमको, या जो भी जिस तरीके मेल है, हम जीमेल है हमारा, ठीक है, रेडिफ है और याहू है, इस तरीके की जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है इंटरनेट, उसके थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे उबंटू यहाँ काम करेगा क्लाउड के लिए? तो अब जो क्लाउड की बात हम कर रहे हैं, ये वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड कराता है क्लाउड। ठीक है, वर्चुअल स्पेस के लिए भी, अब ये ऐसा तो है नहीं कि हवा में वर्चुअल स्पेस हो गया है ना, इसके लिए भी क्या है, सिस्टम्स हैं, मशीन्स हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, क्लाउड बेस्ड सर्वर्स होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जहाँ पर ये स्टोरेज क्रिएट किया जाता है कि जो भी, जैसे हम इंटरनेट पे जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, या कोई एप्लीकेशन सर्च कर रहे हैं, या फिर कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, या कोई कुछ भी सर्च हम कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्राइम इसका ले लिया, ठीक है, अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, हम इसमें जो भी मूवीज़ देखते हैं, है ना, वेब सीरीज़ देखते हैं, तो ये सारे किसके थ्रू चलते हैं? इंटरनेट के थ्रू चलते हैं। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करके भी देखेंगे तो वो तो भी आप इंटरनेट के थ्रू ही डाउनलोड करेंगे उसको, है ना। अब डाउनलोड करने के बाद क्या होता है कि वो आपके सिस्टम की स्पेस ले लेता है। ठीक है, यदि आप बिना डाउनलोड करके देखते हैं तब फिर वो कहाँ चल रहा है? ठीक है, तो वो कहाँ होता है, प्राइम का जो सर्वर है, जहाँ वो स्टोरेज उसने प्रोवाइड की गई है, वो वहाँ पर उसको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है क्लाउड। क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट है लिनक्स मिंट। यस मैम। लिनक्स मिंट एक कम्युनिटी द्वारा सपोर्ट किया गया लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। कम्युनिटी मीन्स कि कंपनीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसे उबंटू और डेबियन के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत आसानी से यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह डिस्ट्रीब्यूशन कुछ प्रोप्रियोरिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा मल्टीमीडिया के लिए पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये प्रोप्रियोरिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कोई आइडिया आप लोगों को? चलो ठीक। प्रोप्रियोरिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस होते हैं जिनके लिए हमको पे करना होता है। ठीक है, जो पेड एप्लीकेशंस हैं या जिनके लिए हमको सब्सक्रिप्शंस लेने होते हैं। ठीक है, तो यही जैसे अभी मैंने OTT की अभी चर्चा की कि प्राइम है, नेटफ्लिक्स है ना, या और भी कई तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं, हेल्थ एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, एस्ट्रो एप्लीकेशंस होते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि आपको पेमेंट करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हैं तो उन एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है और ये वो एप्लीकेशंस कैसे मैनेज की जाती हैं। ठीक है, अब हम पे तो कर रहे हैं लेकिन वो एप्लीकेशन का सर्वर, उस एप्लीकेशन का डेटा कहीं से तो मैनेज हो रहा है ना। हम तो हमारे लैपटॉप में या हमारे फ़ोन में हम जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पर्पस से यूज़ करें कि मुझे क्या इसमें देखना है, मुझे इसमें क्या करना है। ठीक है, लेकिन जो हम एक्सेस कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने सिस्टम पर, तो वो कहाँ पर प्रॉपर मैनेज हो रहा है, कहाँ से, तो उन सिस्टम्स पे लिनक्स मिंट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ फ्री और ओपन सोर्स प्रोग्राम्स भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशंस में देखो, आप देखोगे कुछ प्रोग्राम्स उसमें फ्री होते हैं, कुछ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। जैसे यूट्यूब, यदि हम यूट्यूब एप्लीकेशंस को देखते हैं, ठीक
ठीक है। तो यूट्यूब पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको फ्री मिल जाएंगी, लेकिन कुछ के लिए आपको, आप सर्च करोगे तो कुछ के लिए आपको क्या आ जाएगा, बाय रेंट करके आ जाता है ऑप्शन, ठीक है, कि आपको इसके लिए पे करना होगा, तब जाके आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम्स होते हैं उनमें लिनक्स मिंट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है रेड हैट एंटरप्राइज। यह लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसे कमर्शियल पर्पस के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है। कमर्शियल पर्पस फॉर, यदि आप देखा जाए तो बिजनेस रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनके लिए, ठीक है। और कमर्शियल यूज़ करने के लिए कुछ कंपनीज आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रही है ना, उनके सेलिंग परचेसिंग के लिए, तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं फ्लिपकार्ट यहाँ पर ले सकते हैं, मिंत्रा हम ले सकते हैं। आज के टाइम में कई इस तरीके की एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अवेलेबल हैं, है ना। तो उस तरीके के एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए, या उनके पास जो सिस्टम्स होते हैं तो वो किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं इनको मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पर भी लिनक्स का यूज़ किया जाता है। तो उसका ये एक वर्जन है रेड हैट एंटरप्राइज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फेडोरा। ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी द्वारा सपोर्ट किए गए फेडोरा प्रोजेक्ट द्वारा बनाया गया था। तो फेडोरा प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहा था लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी में, तो उसके थ्रू ये नाम दिया गया लिनक्स के वर्जन को। तो ये रेड हैट एंटरप्राइज द्वारा सपोर्ट किया गया। मीन्स जब रेड हैट एंटरप्राइज क्रिएट कर लिया गया, बना लिया गया, उसके बाद फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट किया गया। इसमें इंडस्ट्री लीडिंग फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जो इंडस्ट्री लीडिंग मीन्स कि कुछ कंपनीज़ हैं या कुछ बिजनेसेस हैं जो आपको उनके एप्लीकेशंस फ्री में अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। तो ये उस तरीके के एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को हैंडल करने के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आर्च लिनक्स रोलिंग रिलीज मॉडल पर कार्य करता है, ठीक है। रोलिंग रिलीज मॉडल क्या होगा कि जिसमें कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इस मॉडल में अपडेट्स चलती ही रहती हैं जो कि सिस्टम को कंटिन्यूस बेसिस पर इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। आर्च लिनक्स डेवलपर्स के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। अब ये मॉडल अपडेट चलती रहती है, मीन्स कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कंटिन्यूसली अपडेट चल रही है, ठीक है। जैसे कि हम कई तरीके के एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, या ये फॉर एग्जांपल जैसे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो मेरे पास एंड्रॉयड वर्जन बेस्ड फ़ोन है, ठीक है, या तो इसमें कितने सारे वर्जन्स रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इस वर्जन के अपडेट्स कंटिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि नई नई फीचर्स होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, नए फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, और कुछ पुराने फीचर्स में यदि कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको ओवरकम करके उनको ठीक कर लिया जाता है, ठीक है। फिर है डेवलपर्स के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। तो डेवलपर्स से तात्पर्य यहाँ पर प्रोग्रामर्स से है जो एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो जब एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट करते हैं तो उस समय यदि हमारे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज़ कर रहे हैं यदि वो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है तो हमारे उस एप्लीकेशन के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमको नए नए फीचर्स उसमें मिल जाते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर हम क्रिएट कर रहे हैं वो काफ़ी उसमें हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्जन्स थे हमारे लिनक्स के, और इसके अलावा भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन मैंने कुछ ही वर्जन्स लिए आपको जानने के लिए कि इतने काफ़ी हैं। आप और भी अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करें तो पता चलेंगे कि और क्या क्या वर्जन्स हैं, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं यदि इसके अलावा कोई और वर्जन्स आप लोग लेके आते हैं तो। फिर इसके बाद है लिनक्स आर्किटेक्चर। अच्छा, वर्जन सभी को क्लियर हो गए जितने भी मैंने डिस्कस किए अभी? यस मैम। ठीक है। लिनक्स आर्किटेक्चर। अब ये लिनक्स का आर्किटेक्चर कैसा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी लेयर्स में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 4 लेयर्स दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट है हार्डवेयर, सेकंड कर्नेल, थर्ड है शेल और फोर्थ है यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स कौन? हम लोग। हार्डवेयर आप सभी लोग जान रहे हैं हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। जो भी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्या हार्डवेयर्स की रिक्वायरमेंट है उस सिस्टम को यूज़ करने के लिए, उसके ऊपर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे तो हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, वो सारे क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, हार्डवेयर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कर्नेल क्या होता है, शेल क्या होता है, यूज़र्स भी आप जान रहे हैं यूज़र्स कौन होते हैं, ठीक है।
तो हार्डवेयर में बता ही चुकी हूँ कि क्या होते हैं। फर्स्ट लेयर है, इसमें रोम, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है, इस तरीके के डिवाइसेस ये हमारे हार्डवेयर्स में काउंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है कर्नल। कर्नल क्या होता है? हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर प्रोग्राम होता है, मेन प्रोग्राम, ठीक है, जिसके थ्रू ही हम इसमें कुछ भी एक्सेस कर पाते हैं, कोई भी कमांड हम एक्सेस कर पाते हैं, कोई भी प्रोसेस हम इसमें एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, जिनका उपयोग यूज़र करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जो भी कंपोनेंट, जो भी हार्डवेयर हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारे सिस्टम से, वो कैसे हैंडल किए जाते हैं? तो वो कर्नल के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। कैसे? जो यूज़र उसमें जो भी प्रोसेस करने वाला है या जो भी एग्जीक्यूशन करने वाला है, फॉर एग्जांपल कि मैं माउस से उसमें कोई इनपुट दे रही हूँ या मैं कीबोर्ड से कोई इनपुट दे रही हूँ, है ना, या फिर मुझे प्रिंटर में कोई आउटपुट चाहिए, ठीक है, स्कैनर में कोई आउटपुट चाहिए, या हार्ड डिस्क ड्राइव मैंने एक्स्ट्रा कनेक्ट कर दी, ठीक है, सिस्टम में जो है वो तो है ही, मैंने एक्सटर्नल कनेक्ट कर दी, तो मैं इनपुट आउटपुट किस डिवाइस के थ्रू दे रही हूँ, वो कैसे मैनेज हो रहा है? कर्नल के थ्रू मैनेज हो रहा है। किसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर क्या है इसमें, ये सीधे हार्डवेयर को एक्सेप्ट करता है तथा हार्डवेयर डिवाइसेस के ड्राइवर्स को रन करने की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम से, उन हार्डवेयर्स की इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कैसे जाएगी? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पोर्ट से हमने कनेक्ट कर दिया और हमारा सिस्टम उसको यूज़ करने लग जाता है, ठीक है। अब वो हमको दिखता है कि हमने कनेक्ट कर लिया और वो यूज़ होने लगा और हमको एक्शन दिखाई देने लगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिस्टम के अंतर्गत उन हार्डवेयर्स की इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल कि मैं यदि इसमें माउस कनेक्ट कर रही हूँ तो माउस के लिए उसमें इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कीबोर्ड यूज़ कर रही हूँ तो कीबोर्ड के लिए इन्फॉर्मेशन है, प्रिंटर, स्कैनर, सभी के लिए जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हैं उनके लिए इसमें इन्फॉर्मेशन होती है। तो किस फॉर्म में होती है? तो वो ड्राइवर्स नाम के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उस फॉर्म में होती है, ठीक है। ये हार्डवेयर ड्राइवर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इन हार्डवेयर के थ्रू आप जो रिक्वेस्ट करते हो, है ना, रिक्वेस्ट करना मीन्स कि जो आप इनपुट दे रहे हैं सिस्टम में, वो कौन देता है? यूज़र देता है। अब वो इनपुट किसके पास जाता है? कर्नल के पास, जो कोर है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है, वो जाएगा उसके पास। फिर वहाँ से प्रोसेस होती है जो भी आपने इसमें इनपुट दिया है, तो फिर वो आपको आउटपुट आपके स्क्रीन पर शो करता है। तो इस तरीके से कर्नल हमारा काम करता है। और ऐसा नहीं है कि कर्नल सिर्फ लिनक्स में होता है, कर्नल हमारे विंडोज़ में भी होता है, हमारे एंड्रॉयड में भी होता है, ठीक है। ये लिनक्स बेस्ड है ज़रूर, लेकिन ये काम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल होता है जो मेन होता है। जैसे कि हमारे सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का मेन क्या होता है? मदरबोर्ड। यदि मदरबोर्ड नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलेगा। तो उसी अनुसार हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मुख्य होता है कर्नल, ठीक है, जिसके थ्रू यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर पाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर पाता है। फिर इसके कुछ कार्य हैं, जैसे कि फाइल सिस्टम को मैनेज करना, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करना, ठीक है, इंटरप्ट्स को हैंडल करना। यदि कोई इंटरप्शन आ रहा है, जैसे सिस्टम हैंग हो रहा है ना, क्यों हैंग हो रहा है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी देता है, ठीक है। फिर डिवाइसेस को मैनेज करना, जो भी डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। प्रोसेस को मैनेज करना, जो भी प्रोसेस आप दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आप इसमें इनपुट दे रहे हैं या जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। फिर है मेमोरी में चल रहे प्रोग्राम्स को स्केड्यूल करना, ठीक है। आपने क्या किया, वन बाय वन आपने कई सारे प्रोसेसेस एक साथ दे दिए, तो अब सिस्टम कैसे समझेगा? तो ये कर्नल ही डिसाइड करता है प्रोसेसेस को कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फिर मेमोरी को हैंडल करना कि कितना स्पेस हमें किस प्रोसेस को प्रोवाइड कराना है। ये सारे कार्य किसके थ्रू होते हैं? कर्नल के थ्रू होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर्स, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जितने भी डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं कि हमारे सिस्टम में हम उन डिवाइसेस का यूज़ कर सकें। तो सिस्टम को उस डिवाइस की इन्फॉर्मेशन के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम उन डिवाइसेस का यूज़ कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है शेल, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है। शेल कमांड इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। अब कमांड इंटरप्रेटर से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न है मेरा आप लोगों से, कमांड इंटरप्रेटर से आप क्या समझते हैं? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इंटरप्रेटर क्या होता है।
मैम ये कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। Yes, ma'am। अच्छा, ये मैम सॉफ्टवेयर होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। गौरव बताओ। जी मैम। कमांड इंटरप्रेटर से क्या समझते हैं आप? मैम मतलब ये जैसे मतलब एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो कि अंडरस्टैंड करता है जो कमांड होते हैं और उसको एक्सिक्यूट करता है कमांड। अच्छा, कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। कैसे? क्या एग्जीक्यूशन में क्या होता है इंटरप्रेटर के द्वारा? सोर्स लैंग्वेज कोड होते हैं मैम शायद, उतना तो मुझे भी वो कंपाइल करके। हाँ राहुल कुछ हद तक तो पहुँचे। ठीक है, सोर्स कोड जो होते हैं हमारे लैंग्वेज के, आप लोग सभी पढ़ रहे हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? तो वहाँ पर आपको ये स्टार्टिंग में जब आपको कोड रन करना बताया होगा तो ये बताया गया होगा ना, कंपाइलर बताया गया होगा कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। जी मैम। ठीक है, तो इंटरप्रेटर से देखो यहाँ ये है, शेल क्या करते हैं, कमांड इंटरप्रेट, वो कमांड्स को इंटरप्रेट करते हैं जो कमांड्स यूजर्स के थ्रू दी जाती हैं। ठीक है, अब यूजर्स के थ्रू तो कमांड दे दी, मैंने यहाँ से इनपुट दे दिया, ठीक है, मैंने कोई भी यहाँ से परफॉर्म कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी स्क्रीन में शो हो रहा है कि मैंने फॉर एग्जांपल इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या हुआ, मैंने एक कमांड दे दी, ठीक है, किसकी, मैंने पावर पॉइंट के इंसर्ट मेन्यू सेक्शन के इंसर्ट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये यूज़र ने कमांड दी। ठीक है, अब ये कमांड सिस्टम के पास कैसे पहुंची? अब मेरे सामने तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ओपन हो गया, लेकिन सिस्टम के पास पहुंचने में तो अंदर टाइम लगा होगा ना, कि वो कैसे पहुंचा, कैसे एग्जीक्यूट हुआ, ये इतने कम समय में वो कैसे हो गया। तो ये जो शेल होते हैं, ये शेल का काम ये होता है कि ये जो यूज़र के थ्रू जो कमांड्स दी जाती हैं उनको मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना, जिससे मशीन समझ जाए और मशीन समझ के उसका रिस्पॉन्ड कर दे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी यही बताया था कि इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे जो जैसे जो भी हमने प्रोग्राम लिखा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा, फॉर एग्जांपल आपने सी में लिखा, आपने कुछ पैलिंग्राम के लिए आपने कोड लिख दिया। ठीक है, अब कोड लिख दिया, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करने से पहले आप उसको देख रहे हैं कि कोड आपका सही है कि नहीं, सारा कोड का मतलब कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा है, तो आप उसको कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइल में क्या होता है, लाइन बाय लाइन वो कंपाइल करता है। यदि आपकी फर्स्ट लाइन पे ही एरर आ जाएगी तो वो आगे कंपाइल ही नहीं करेगा। ठीक है, वो फर्स्ट लाइन पे एरर पे ही आपको रोक देगा कि आपके एरर यहाँ पर आ गई है। लेकिन जब आप इंटरप्रेटर के थ्रू उसको इंटरप्रेट करते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके पूरे कोड को एक साथ इंटरप्रेट कर देता है। ठीक है, तो एक साथ इंटरप्रेट कर देता है, तो उसमें जितनी भी एरर्स आई होंगी वो एक साथ आपको सारी एरर्स बता देगा बाय लाइन की, इस लाइन नंबर 4 पे एरर है, लाइन नंबर 6 पे एरर है। ठीक है, यहाँ पर शेल क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में शेल का भी इसी तरीके का काम है कि यूज़र जो कमांड दे रहे हैं, हम कमांड किस में दे रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिस्टम हमारा किस लैंग्वेज में समझता है, मशीन लैंग्वेज में समझता है, बाइनरी फॉर्म में समझता है, 0 1 के फॉर्म में समझता है। ठीक है, वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज या हमारी किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम क्या करता है, शेल करता है। ठीक है, अब ये किसको ट्रांसमिट करता है, शेल इंटरप्रेटर अपने कमांड्स को कर्नल को ट्रांसमिट करता है। अब कर्नल के पास जब ये कमांड जाती है तो ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद जो रिस्पॉन्ड आता है, फिर वो कर्नल हमको रिस्पॉन्ड करता है और वो स्क्रीन पे हमको शो होता है। ठीक है, देखो इसमें ये लिखा भी है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रॉम्प्ट पर यूजर द्वारा दी गई कमांड को शेल इंटरप्रेट करता है। लिनक्स में यूजर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को शेल प्रोग्राम या शेल स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम आप बनाते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, उन प्रोग्राम्स को शेल प्रोग्राम और शेल स्क्रिप्ट कहते हैं। शेल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने के लिए शेल इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है। शेल इंटरप्रेटर सीधे हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि कर्नल के माध्यम से हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अभी कर्नल को इसने कमांड क्या कर दी है, ट्रांसमिट कर दी है इंटरप्रेट करके। अब कर्नल कनेक्ट करेगा हमारे किससे, हार्डवेयर डिवाइसेस से, और फिर वो रिस्पॉन्ड आपको करेगा। तो ये होता है शेल का कार्य।
फिर नेक्स्ट है सिस्टम कॉल लाइब्रेरी। सिस्टम कॉल लाइब्रेरी प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच आवश्यक इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, अब प्रोसेस और सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कौन सी प्रोसेस आप करवा रहे हैं, है ना, कौन सी प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस एक्शन को आप एक्सेस कर रहे हैं, तो उस एक्शन की, उस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम कॉल लाइब्रेरी में होती है। ठीक है, तभी जाके आप उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जो भी आप एप्लीकेशन इसमें डाउनलोड कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है, इंस्टॉल कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, तो जब सिस्टम में हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई तो उस एप्लीकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे किस में चली जाती है, सिस्टम के पास चली जाती है। ठीक है, या इसमें जो भी इनबिल्ट एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही प्रोवाइड कर रहा है, जिसको आपने इसमें अलग से इंस्टॉल नहीं किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास रहती है, सिस्टम कॉल लाइब्रेरी के पास रहती है, जिसके थ्रू हम सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। मीन्स कि प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कंपाइलर के लिए आवश्यक डेटा उपलब्ध होता है। ठीक है, अब कंपाइलर के लिए मीन्स अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी किसके लिए है, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं हमारी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर की, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती हैं, उनके कोड्स होते हैं। ठीक है, तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग से लाइब्रेरी है। अब वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कर रहे हैं, चाहे आप सी में कर रहे हैं, सी प्लस प्लस में कर रहे हैं, या आप .NET में कर रहे हैं, या फिर आप जावा प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी किस में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, भले इनके कोड में डिफरेंस है, ठीक है, इनके कंपाइल करने में डिफरेंस है, हर एक चीज़ में डिफरेंस है, लेकिन है कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश। और बाकी सिस्टम हमारा क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में समझाने के लिए मशीन के पास क्या होना चाहिए, उसके लिए उस लैंग्वेज का डेटा होना चाहिए, पैरेलल डेटा होना चाहिए। ठीक है, अब जो कोड लिख रहे हैं उस कोड का पैरेलल डेटा मशीन फॉर्म में, मशीन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होता है, जिसके थ्रू हम उसको क्या कर पाते हैं, कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न कमांड तथा प्रोग्राम फाइलों के एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइलर को इस डेटा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब कंपाइलर किस आधार पर कंपाइल करेगा, उसके पास कुछ डेटा होगा, उसी आधार पर वो कंपाइल करेगा, है ना। कि जैसे कि आप वो जो कोड हम रन कर रहे थे, तो रन करने से पहले मैंने कंपाइल किया, अब एरर कैसे आ गई, एरर तभी आएगी कि जब उस कोड की इंफॉर्मेशन कंपाइलर के पास नहीं होगी, जो कोड आपने लिखा होगा। और यदि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी और वो मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर ले रहा है, तो वो आपके कोड को क्या कर देगा, रन कर देगा। ये चीज क्लियर हुई? जी मैम। फिर नेक्स्ट है यूजर एप्लीकेशंस। तो यूजर एप्लीकेशंस वही सारी एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप है हमारा, या जो भी आपके डिक्शनरीज हैं, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो आप अलग से यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो कोई एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, OTTs एप्लीकेशंस हैं, तो वो सारे एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, तो किसके थ्रू यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप यूज़ करते हैं उन एप्लीकेशंस को। तो ये वही यूजर्स कैसे एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा है, तो वही लिनक्स स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम तथा यूजर एप्लीकेशंस की होती है। यूजर एप्लीकेशन क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें यूजर अपने प्रोग्राम बनाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, आप जैसे कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो भी क्या होती है, एप्लीकेशंस ही होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब सी के लिए एक इंटरफेस है ना। आप लोग कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के लिए? सी प्रोग्राम आप लोग लिखते हैं तो उसको रन करने के लिए कोई इंटरफेस यूज करते हैं ना, एक ब्लू स्क्रीन में दिखाई देता है जो। यस मैम। हाँ मैम। हाँ, तो वो भी क्या होते हैं, एक एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इसी तरीके की और भी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके लिए भी ऐसे ही इंटरफेस होते हैं। ठीक है, वो इंटरफेस किस फॉर्म में होते हैं, सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस के फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारा हुआ लिनक्स आर्किटेक्चर। ठीक है, लिनक्स वर्जन्स और लिनक्स आर्किटेक्चर दोनों चीजें क्लियर हैं? यस मैम। सभी को? जी मैम। ठीक है, अच्छा अभी बीच में एक इन्फॉर्मेशन ये देनी थी, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप सभी लोग मूडल पर रजिस्टर्ड हैं?
नहीं मैडम। हाँ, तो अब जो भी है उनके लिए भी ठीक है, जो नहीं है वो रजिस्टर्ड कर लें, ठीक है। क्योंकि अगली कुछ क्लासेस में हम असाइनमेंट्स उसी पे देंगे, तो जो रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को असाइनमेंट मिल पाएगा और उनको असाइनमेंट वहीं पर अपलोड करने हैं, ठीक है। सेमिनार भी और आपके रिटर्न असाइनमेंट्स जो होंगे, तो सेमिनार तो हम प्रेजेंटेशन करेंगे ही, लेकिन रिटर्न असाइनमेंट्स आपको वहीं अपलोड करने हैं। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो सभी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लें। मैम 4 असाइनमेंट मिलेंगे क्या, 4 प्रेजेंटेशन? यस, आपके 4 पेपर हैं तो चारों के असाइनमेंट्स होंगे और चारों के प्रेजेंटेशंस होंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी रजिस्टर कर लें वहीं पर, क्योंकि फिर अलग से आपको कोई ग्रुप में या कोई मेल करके इस तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो ये मैं अपनी तरफ से आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ कि आप लोग रजिस्टर कर लेंगे तो आप लोग को वहीं से टॉपिक्स मिल जाएंगे असाइनमेंट्स के और मैम सेमिनार के। जिस दिन मिलेगा उस वो तो पता चलेगा ना कि मॉडल पे आ गया है। हाँ, वो तो पता चल जाएगा मूडल पे, जब क्लास होगी तो मैं उसी दिन ही इन्फॉर्म करूंगी। लेकिन आप, मैं नहीं, सभी लोग मूडल पे ही अपने असाइनमेंट्स अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को वहीं पर रजिस्टर आप होंगे तो आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसको कौन सा टॉपिक करना है, ठीक है। जी मैम। ठीक है, अब है नेक्स्ट फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स। तो फाइल सिस्टम से आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या होता होगा फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में? हम लोग विंडोज में, डॉस में डिस्कस कर चुके हैं शायद फाइल सिस्टम। चलो ठीक है। फाइल सिस्टम देखो, विंडोज के फाइल सिस्टम हम लोग सभी लोग जान रहे हैं, विंडोज जो भी यूज कर रहा है उसमें देख सकते हैं कि फाइल्स अलग होती हैं और फाइल्स और डायरेक्टरीज अलग होती हैं और ड्राइव्स अलग होती हैं, ठीक है। फाइल्स और डायरेक्टरीज अलग कैसे होती हैं और ड्राइव्स कैसे अलग होती हैं, ये मैंने बताया था आप लोग को उस दिन, ठीक है, कि ड्राइव्स किस फॉर्म में होती हैं और उसमें फाइल्स और डायरेक्टरीज कैसे उसमें ऐड होती हैं। नेक्स्ट है, विंडोज में इन ड्राइव्स के नाम निर्धारित होते हैं। इनमें सी ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित डायरेक्टरीज और फाइल्स को स्टोर करती है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी ड्राइव भी होती है। तो मैंने बताया था आपको कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो उनके कुछ डिविजन्स होते हैं। तो उसका एक डिवीजन तो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है, ठीक है, जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रन करते हैं, जिसके थ्रू आप सारे एप्लीकेशन को आप रन कर पाते हैं। तो उसका नाम आप जरूरी नहीं है सी ही रखें, आप नाम बदल भी सकते हैं, लेकिन उसका बाय डिफॉल्ट नाम सी ही हो जाता है। उसके अलावा जितने भी ड्राइव्स आप क्रिएट करते हैं वो सारे ड्राइव्स क्या हो जाते हैं, हमारे स्टोरेज ड्राइव्स हो जाते हैं, ठीक है। विंडोज में किसी भी प्रकार की फाइल का पाथ ड्राइव के नाम से ही शुरू होता है, ठीक है। अर्थात विंडोज फाइल सिस्टम में सबसे टॉप पर ड्राइव्स होती हैं, इसके बाद डायरेक्टरीज और उसके बाद फाइल्स होती हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ड्राइव, डायरेक्टरी एंड फाइल्स। लेकिन लिनक्स का फाइल सिस्टम विंडोज से क्या है, अलग है। इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के रूप में फाइल्स को स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। इसमें ड्राइव्स नहीं होती, ये सिर्फ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में काम करता है। इसकी हायरार्की डायरेक्टरी और फाइल्स के फॉर्म में होती है, इसमें ड्राइव्स का कोई डिवीजन नहीं होता है। लिनक्स में सिर्फ डायरेक्टरीज ही होती हैं। इनमें सबसे टॉप पर रूट डायरेक्टरी होती है और इस डायरेक्टरी के अंदर ही बाकी सभी डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है। अब ये तो क्लियर ही है, ठीक है। हार्ड डिस्क में हजारों फाइलें संग्रहित रहती हैं और इन फाइलों के अलग अलग समूह को अलग अलग डायरेक्टरी में रखकर बनाने वाली संरचना क्या कहलाती है, फाइल सिस्टम कहलाती है, ठीक है। मीन्स कि आपकी अलग अलग डायरेक्टरीज में अलग अलग फाइल्स हैं, जिस तरीके से जो भी फॉर्मेट में आप सेव करें फाइल्स को, तो उन कलेक्शंस को फाइल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। किसी भी हार्ड डिस्क पार्टीशन में संग्रहित फाइलों की हायरार्की भी फाइल सिस्टम कहलाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस या विंडोज के समान ही लिनक्स में हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रथम या मूल डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी कहलाती है, ठीक है। जैसे विंडोज में क्या था, रूट डायरेक्टरी ड्राइव्स को उसमें क्या रूट डायरेक्टरी क्या होती है, ड्राइव्स होती है विंडोज में, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टरी और फिर फाइल्स। लेकिन लिनक्स में क्या होती है, जो ड्राइव है उसी को इसमें डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार विंडोज एनवायरमेंट में रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, प्रोग्राम फाइल्स ये सब आती हैं। रूट डायरेक्टरी कौन सी, हमारी सी ड्राइव, ठीक है, जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव है उसके अंतर्गत आता है ये।
जिसमें ये प्रत्येक डायरेक्टरी की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है, उसी प्रकार लिनक्स में रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत बिन, बूट, डेव, होम, ठीक है, इस तरीके के डायरेक्टरीज बनाई जाती हैं। ठीक है, अब इन डायरेक्टरीज के अंतर्गत सी ड्राइव्स की इंफॉर्मेशन रहेगी, स्टोरेज ड्राइव्स की इंफॉर्मेशन रहती है। देखो अभी कुछ इस प्रकार से है रूट डायरेक्टरी। जैसे है बिन डायरेक्टरी, लिनक्स के आवश्यक यूटिलिटी प्रोग्राम किस में होते हैं, इसमें बिन डायरेक्टरी में होते हैं। बिन डायरेक्टरी कौन सी, जो हमारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को चलाती है। ठीक है, जैसे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, इस तरीके के नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हैं, है ना, तो उस तरीके के एप्लीकेशंस किस डायरेक्टरी के अंतर्गत होते हैं, बिन डायरेक्टरी के अंतर्गत होते हैं। बूट डायरेक्टरी, लिनक्स के बूटिंग संबंधित सूचनाओं का संग्रह इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, बूट डायरेक्टरी मीन्स जब हम सिस्टम को बूट करते हैं, तो जब बूट करते हैं तो बूट की जो प्रोसेस होती है, हम बहुत पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि बूटिंग क्या होती है। ठीक है, तो बूटिंग क्या होती है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम में लोड करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अब जब कैसे लोड होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है, बूट डायरेक्टरी में होती है। डेव डायरेक्टरी मीन्स की डिवाइस डायरेक्टरी। ठीक है, इसमें हमारे जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं वो उनकी इंफॉर्मेशन इस डायरेक्टरी के अंतर्गत होती है। फिर ईटीसी डायरेक्टरी मीन्स की एग्जीक्यूटेबल डायरेक्टरी, इसमें एग्जीक्यूटेबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं हमारे एप्लीकेशंस के, सॉफ्टवेयर्स के। फिर है होम डायरेक्टरी, इसमें कई सारी एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज होती हैं, हमारी फाइल्स होती हैं यूजर्स की। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, हाँ यस आ रही है। हाँ, बीच में इंटरनेट, हाँ ठीक है। फिर होता है जैसे यूजर है, अब यहाँ पर ये रवि राम, तो ये क्या हो गया, जैसे मैंने बताया था ना कि हमारी एक डायरेक्टरी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, उसके बाद जितने भी हमारे ड्राइव्स हम क्रिएट करते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं, तो उनके नाम हम हमारे हिसाब से दे सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के उसमें दिया हुआ है यूजर 1, है ना, या ये जो भी नाम जैसे दे दिया, रवि नाम दे दिया, तो ये एक डायरेक्टरी का नाम दे दिया कि इसमें हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। फिर लिब डायरेक्टरी मीन्स की लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, है ना, अभी हम लाइब्रेरी डायरेक्टरीज पे हम लोग आगे चर्चा कर ही चुके हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, है ना, तो इसी तरीके की लाइब्रेरीज की इंफॉर्मेशन इन डायरेक्टरीज में होती है। मीन्स कि हमारे एप्लीकेशंस की, प्रोग्राम्स की, जो भी फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन इन लाइब्रेरी डायरेक्टरीज में होती है। फिर है एमएनटी डायरेक्टरी, माउंट डायरेक्टरी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम अन्य संग्रहण उपकरणों के फाइल सिस्टम माउंट कर सकते हैं। ठीक है, माउंट मतलब कि स्थापित करना या उसको एमर्ज करना। ठीक है, तो एक्सटर्नल मीन्स की जैसे कि आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, या आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, या और कोई डिवाइसेस यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू आप डेटा शेयर कर सकते हैं, डेटा को आप इसमें सेव कर सकते हैं, तो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन इन डायरेक्टरीज में होती है कि आप एक्सटर्नल डिवाइसेस से कोई डेटा लेते हैं या कोई फाइल्स लेते हैं तो वो कहाँ सेव की जाती हैं, तो इस तरीके की डायरेक्टरीज में उन फाइल्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो आते हैं अब इनको इंडिविजुअल देखते हैं कैसे कैसे ये काम करती हैं। रूट डायरेक्टरी के अंदर अलग अलग टास्क से संबंधित डायरेक्टरीज होती हैं और उन टास्क से संबंधित फाइल्स उसमें स्टोर होती हैं। ठीक है, लिनक्स में कोई भी डायरेक्टरी या फाइल रूट डायरेक्टरी से शुरू होती है। ठीक है, रूट डायरेक्टरी कौन सी होगी, इसमें जो हम विंडोज में ड्राइव काउंट करते हैं वो यहाँ पर रूट डायरेक्टरी का काम करती है। ठीक है, रूट डायरेक्टरी को सिंगल स्लैश द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर है सेकंड बिन, यूजर बाइनरीज। ठीक है, तो बिन डायरेक्टरी वही जिसमें मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इसके अंतर्गत होती हैं। ठीक है, ये बाइनरी फाइल्स उन कॉमन लिनक्स कमांड्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो एक सिंगल यूजर द्वारा उपयोग किए जाते हैं, या फिर ऐसी या यूजर द्वारा यूज की जाने वाली बाइनरी फाइल्स इस डायरेक्टरी में स्टोर की जाती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स किसी प्रोग्राम की, किसी एप्लीकेशन की फाइल्स होती हैं एग्जीक्यूटेबल। जैसे आपने सोर्स कोड लिखा है ना, तो सोर्स कोड आपका मतलब जो प्रोग्राम आप लिखते हैं ना प्रोग्रामिंग में, तो वो क्या होती हैं, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, फिर आप उसका आउटपुट देखते हैं, तो उन तरीके की फाइल्स की इंफॉर्मेशन इस डायरेक्टरी में होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेव डिवाइसेस फाइल्स। ठीक है, इस डायरेक्टरी में अलग अलग डिवाइसेस से संबंधित फाइल को स्टोर किया जाता है, जैसे कि यूएसबी, माउस, कीबोर्ड, है ना, वेबकैम आदि डिवाइसेस से संबंधित फाइल्स इसी डायरेक्टरीज में स्टोर रहती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी ईटीसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। इस डायरेक्टरी में लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जो अलग अलग एप्लीकेशंस द्वारा
यूज़ की जाती हैं। सभी एप्लीकेशंस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इस डायरेक्टरी में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल किया अलग से, ठीक है, आपने कोई ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, कोई आपने टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल कर लिया। अब जब टेक्स्ट एडिटर आप इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं या आपने कोई डिक्शनरी इंस्टॉल कर ली, ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी कितने एमबी में है, कितना प्रोसेसिंग टाइम लेगा, वो कितने, है ना, उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके के डायरेक्टरी में सेव होती हैं। ठीक है, जब आप उनको इंस्टॉल कर लेते हैं तब। फिर नेक्स्ट है प्रॉक डायरेक्टरी, प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इस डायरेक्टरी में सिस्टम संबंधित प्रोसेसेस को स्टोर किया जाता है। ठीक है, हर प्रोसेस की क्या होती है, एक आईडी होती है जो उस प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। इस डायरेक्टरी में हर प्रोसेस आईडी को एक अलग डायरेक्टरी के रूप में स्टोर किया जाता है। मीन्स प्रोसेस, जैसे कि आपने कोई इनपुट दिया या आपने कोई प्रोसेस में करवा दी, ठीक है, आप कोई भी फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम पे, तो वो सारे फंक्शन क्या होते हैं, प्रोसेस के फॉर्म में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जब हमने कई सारी प्रोसेसेस दे दी तो सिस्टम कैसे करता है कि वो कैसे डिसाइड करेगा किस प्रोसेस को पहले कराना है। ठीक है, तो वो इन इंफॉर्मेशन से डिसाइड होता है इस डायरेक्टरी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्लैश वेरिएबल फाइल्स। ये ऐसी फाइल्स जिनका कंटेंट चेंज होता रहता है या उन डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। जैसे कि लॉग फाइल्स जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, इसकी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर की जाती हैं, इसी डायरेक्टरी के अंदर। मीन्स लॉग फाइल, जैसे कि आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं या मैथमेटिकल बेस्ड आपकी कोई एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके वेरिएबल्स का यूज़ है, तो उस तरीके की एप्लीकेशंस की इंफॉर्मेशन इन फाइल्स में इस डायरेक्टरी में होती है। फिर नेक्स्ट है हमारी टेम्पररी फाइल्स। इस डायरेक्टरी में यूजर और सिस्टम द्वारा क्रिएट की गई टेम्पररी फाइल स्टोर की जाती हैं। जैसे कि सिस्टम को रिस्टार्ट किया जाता है तो ये फाइल डिलीट हो जाती है। ठीक है, अभी क्या हो जाता है, ये बाय डिफॉल्ट भी क्रिएट हो जाती है टेम्पररी फाइल, कि आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की या मतलब डाउनलोड की, या कोई आपने वेबसाइट से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, या आप वर्ड फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, या ऑडियो वीडियो कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं आप, तो कई सारे इसमें अटैच्ड एक्स्ट्रा फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है, ये कोई आवश्यक फाइल नहीं होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा में आ जाती हैं, लेकिन ये क्या करती है, हमारे सिस्टम के स्पेस को को कवर करने लग जाती है। मीन्स कि कहीं ना कहीं इनका एक स्पेस होता है, मतलब कहीं ना कहीं इनका एक जैसे कि कोई 2 MB की होगी, 4 MB की होगी, तो ये कुछ छोटे छोटे फाइल्स के रूप में रहेंगे और ये काफ़ी स्पेस हमारे सिस्टम का कवर कर लेते हैं। जैसे हम बाकी एप्लीकेशंस को या हमारे सिस्टम को एक्सेस करने में क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो इन फाइल्स को यदि आप डिलीट कर देते हैं तो आपके सिस्टम में एक प्रोसेस थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फास्ट होने लगेगी। ठीक है, ये मैंने करके भी दिखाया था। फिर नेक्स्ट है होम डायरेक्टरी। ये सभी यूजर्स की होम डायरेक्टरी होती है। इस डायरेक्टरी में यूजर के नाम से डायरेक्टरीज क्रिएट की जाती हैं। उदाहरण के लिए कि कोई यूजर रवि है तो इस डायरेक्टरी में रवि नाम से डायरेक्टरी क्रिएट होगी। ठीक है, होम डायरेक्टरी में यूजर्स की निजी फाइल्स स्टोर की जाती हैं। कि अब आपने क्या किया, किसी पर्टिकुलर नाम से आपने डायरेक्टरी क्रिएट की है, अब जिस भी नाम से आप क्रिएट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप इसमें डेटा क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, इसलिए इसे निजी फाइल स्टोर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है बूट डायरेक्टरी, बूट लोडर फाइल्स। ठीक है, बूट डायरेक्टरी वही कि जिसमें हम बूटिंग की प्रोसेस करते हैं, तो बूटिंग की प्रोसेस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो इस फाइल के अंतर्गत होती है। ठीक है ना, इस डायरेक्टरी में फाइल स्टोर की जाती है जो सिस्टम को बूट करने के लिए सहायक होती हैं। इन फाइल्स को कर्नेल द्वारा सिस्टम बूटअप के दौरान एक्सेस और प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बूटिंग प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल के द्वारा की जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारी लिब डायरेक्टरी, सिस्टम लाइब्रेरीज। इस डायरेक्टरी में सिस्टम प्रोग्राम्स और बाइनरी फाइल से संबंधित लाइब्रेरीज स्टोर की जाती हैं। एक लाइब्रेरी फाइल का नाम लिब एक्सटेंशन के साथ आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम लाइब्रेरीज मीन्स कि आपकी सिस्टम में जो भी एप्लीकेशंस हैं, आप जिनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जिनको आप एक्सेस करना चाहते हैं, उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन इस लाइब्रेरी में लिब डायरेक्टरी में होती है। फिर हमारी नेक्स्ट है SRV, सर्विस डेटा डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी में सर्वर संबंधित सर्विस डेटा स्टोर किया जाता है। सर्वर सर्विसेज जैसे कि इंटरनेट आदि संबंधित डेटा इस डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब इस डायरेक्टरी में सर्वर संबंधित ऐसे डेटा, आप मतलब किस तरीके का नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है, ठीक है, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप लैंड कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी इंफॉर्मेशन इस डायरेक्टरी में होती है। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्टरीज थी हमारी लिनक्स में, इसके अलावा और भी डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ अभी कुछ ही डायरेक्टरीज पे चर्चा की है आज। तो आज
का यही हम लोग अपनी क्लास समाप्त करते हैं, और आप लोग मूडल पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। जी मैम।